नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फायर आइस के बारे में। जी हां, आपने सही पढ़ा है, सही सुना है। फायर आइस एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हमें एनर्जी मिल सकती है और ये एनर्जी दो तरह से मिल सकती है। अभी तक जो प्रचलित तरीका था वो ये कि फायर आइस नाम के इस रिसोर्स से, इस मिनरल से हम मीथेन गैस को या नेचुरल गैस को प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन जापान ने हाल ही में ये बताया है, जापान की एक कंपनी ने बताया है टू बी स्पेसिफिक, कि फायर आइस से हाइड्रोजन भी प्राप्त करी जा सकती है और ये हाइड्रोजन का एक क्लीन सोर्स होगा। तो ओवरऑल हाइड्रोजन को एज एनर्जी यूज करने में क्या परेशानियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे। और ये फायर आइस नाम का मिनरल इतना डिफिकल्ट क्यों है, कैसे बनता है ये, क्या इसके डायनामिक्स हैं, इस सब की हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यानी 31 मार्च को अनअकैडमी के मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर का आखिरी दिन है। अगर आप आज 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करते हैं तो आपको 31 मार्च 2022 नहीं बल्कि जुलाई 2022 के एंड तक की वैलिडिटी मिलेगी। तो एक साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 4 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। आप रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं अगले साल प्रीलिम्स के पहले। और मान लो कि अगर प्रीलिम्स अगस्त या सितंबर तक एक्सटेंड हो जाता है तो तब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी बनी रहेगी। तो इस कोर्स को परचेस करते समय महिपाल कोड लगाकर आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द 10% डिस्काउंट आपको 4 महीने की या 5 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इसमें मिलेगी। लेकिन याद रखिए कि ऑफर केवल आज रात तक के लिए लागू है, वैलिड है। तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक दो प्रकार के कोर्सेज हैं, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आइकॉनिक में एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर आपको और मिलेंगे जो आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्लस जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। और यहां पर अगर आप कोड का यूज कर लेते हैं तो इस प्राइस को आपको पे नहीं करना है, यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो जो 12 महीने का कोर्स है वो आपको एक साल और 4 महीने की वैलिडिटी अभी अवेलेबल करवा देगा। ऑप्शनल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कंबाइंड प्लान है, ऑप्शनल कॉम्बो है, वो आपको काफी बेहतर वैल्यू फॉर मनी देता है और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। और यहां पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एसएससी, बैंक, रेलवेज और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं और कोड यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरा भी प्लस कोर्स अब लॉन्च हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं, तो उस कोर्स को पढ़ने के लिए, अवेल करने के लिए आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ये मेरा आईडी है। जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है मोडेक। उसने कुछ ही दिन पहले यह घोषणा करी थी कि जो मीथेन हाइड्रेट समुद्र से मिलता है उससे ये कंपनी हाइड्रोजन को भी जनरेट कर देगी। तो अभी तक इस फायर आइस का इस्तेमाल केवल नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जा रहा था और ये भी काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 2013 में पहली बार प्रैक्टिकली किसी ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि फायर आइस का इस्तेमाल एनर्जी के लिए किया जा सकता है, वो भी जापान ने ही किया था। उसके बाद हालांकि चाइना, साउथ कोरिया, कई देश कर चुके हैं। भारत भी एक्सप्लोरेशन में लगा है मीथेन हाइड्रेट के, लेकिन इससे हाइड्रोजन बनाने की जो कैपेसिटी है वो पहली बार डेवलप करी गई है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जान लो। बचपन में 9-10 की एनसीईआरटी किताबों में, साइंस में हम पढ़ते थे कि हाइड्रोजन का कंबशन करने पर केवल पानी एक बाई प्रोडक्ट की तरह निकलता है और तब से हमें सपने दिखाए जा रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां आएंगी जिनमें पानी का फ्यूल डलेगा और एग्जॉस्ट से धुएं की बजाय पानी टपकेगा। लेकिन वो हकीकत अभी तक हो नहीं पाया। उसके पीछे रीजन क्या है कि हाइड्रोजन को बनाने का जो प्रोसेस है वो अभी तक हमारे पास कोई बेहतरीन प्रोसेस नहीं है। दुनिया में 90% कमर्शियल हाइड्रोजन जो बनती है वो या तो नेचुरल गैस या फिर नैफ्था से बनती है और ये सारा काम ऑयल रिफाइनरीज में होता है। तो जो हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल लेवल पर इतना फीजिबल प्रोसेस नहीं है। दुनिया की ज्यादातर हाइड्रोजन आज भी ऑयल रिफाइनरीज में बनती है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पोल्यूटिंग काम है। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है। तो जितना पोल्यूशन और जितना खर्चा हाइड्रोजन बनाने में होता है उतना उसमें बेनिफिट नहीं है कि फिर उसको आप गाड़ियों के अंदर डाल के और उससे गाड़ियां चलाओ या उसको ऐसा फ्यूल कहीं पर भी इस्तेमाल करो। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी कार्बन को एमिट करता है। अब हाइड्रोजन बनाई कैसे जा रही है उसके बेसिस पर आजकल एक हाइड्रोजन का नया क्लासिफिकेशन आया है। ये थोड़ा लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है तो इसको अच्छे से याद रखना। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, अभी से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो 3-4 कलर कोड कर दिए गए हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन, हम उस हाइड्रोजन को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो बिजली है वो कहां से आई है? ग्रीन एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी। कुल मिलाकर बिजली उत्पादन में कोई भी प्रदूषण नहीं हुआ और उस बिजली से क्या बनाया गया है? हाइड्रोजन।
दूसरा होता है पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन का मतलब है कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बिजली लाई गई। फिर है येलो हाइड्रोजन, तो यहां पर सोलर पावर है, तो ग्रीन के अंडर ही येलो भी आ जाएगा। तो ग्रीन बेसिकली कोई भी ग्रीन एनर्जी सोर्स है, और येलो स्पेसिफिकली सोलर पावर से बनी हुई हाइड्रोजन के लिए यूज किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन कहेंगे जब नेचुरल गैस या मिथेन से हाइड्रोजन बनी है, डिराइव करी गई है, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं। लेकिन यहां पर जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कैप्चर किया जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है, और हो सकता है उसका आगे इस्तेमाल भी किया गया, मतलब कि यहां पर पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं है। आखिरी में है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन वो सिंपल प्रोसेस है, ऑयल रिफाइनरी वाला, नेचुरल गैस और मिथेन से ही हाइड्रोजन बनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर कार्बन का बहुत सारा एमिशन है और वो सीधा एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा रहा है चिमनियों के माध्यम से, जो आमतौर पर रिफाइनरीज में होता है। तो ये कलर कोडिंग थोड़ी आप याद रखिएगा, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ये सब क्या होता है। अब हाइड्रोजन की समस्या इतनी बड़ी है कि आप देखो यूरोप में भी इस वक्त केवल 2% एनर्जी नीड्स हाइड्रोजन से पूरी करी जा रही हैं। इंडस्ट्रियल स्तर पर बनाई जा रही हाइड्रोजन का ज्यादातर इस्तेमाल दूसरे प्रोडक्ट बनाने में होता है, जैसे कि प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, और इसमें भी 96% हाइड्रोजन जो है वो नेचुरल गैस के माध्यम से बनाई जा रही है, यानी कि या तो वो ब्लू हाइड्रोजन होगी या फिर ग्रे होगी, डिपेंडिंग ऑन की ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन है उसको ट्रैप करने की, कैप्चर करने की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। तो येलो, पिंक, ग्रीन हाइड्रोजन ये तो नाम मात्र की दुनिया में इस वक्त बन रही है, लेकिन इसके लिए काम चल रहा है। तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि फरवरी में डेनमार्क ने एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का प्लान किया है, और यहां पर विंड एनर्जी को हार्नेस किया जाएगा। और इस विंड एनर्जी का इस्तेमाल क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल होगा इसका हाइड्रोजन बनाने के लिए। ओवरऑल यूरोप अपनी एनर्जी को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर जा रहा है। विंड कैपेसिटी 25 गुना बढ़ाने का इनका टारगेट है 2050 तक, और 2020 में यूरोपियन क्लीन हाइड्रोजन अलायंस भी लॉन्च करी गई थी ताकि क्लीन हाइड्रोजन बनाई जा सके। ऑरस्टेड कंपनी 1000 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिदिन प्रोडक्शन इसका करेगी, और ये सारा एनर्जी कहां से आएगा इसके लिए, विंड पावर प्लांट के माध्यम से, ऑफशोर विंड पावर प्लांट। तो इस प्रकार से जापान और यूरोप के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक रेस लगी हुई है, और इसी रेस में जापान आगे बढ़ना चाहता है वाया मीथेन हाइड्रेट। तो सर्वप्रथम तो आप मीथेन हाइड्रेट का स्ट्रक्चर समझ लो, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि मीथेन है इसमें, तो CH4 और हाइड्रेट तो पानी का कुछ होगा यहां पर, तो H2O, थोड़ा सा आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं एग्जाम्स में, तो 4CH4.23H2O। यहां पर क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक लैटिस बना रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसके अंदर मीथेन ट्रैप हो जाती है, और ये कुछ इस प्रकार का नजर आता है। नेचुरली अगर आप इसको देखोगे तो ये बर्फ जैसा नजर आएगा। तो ये जो हाइड्रेट्स हैं इसके बीच में CH4 गैस फंसी हुई है, ट्रैप हो रखी है, तो ये एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस जैसा नजर आता है। इट इज वेरी एनर्जी डेंस, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल से CH4 बाहर निकलती है तो उसको आसानी से इग्नाइट किया जा सकता है। इनफैक्ट ये नेचुरली जब सब्सटेंस मिलता है तो आप इसको आग लगाओगे तो ये एकदम ऐसे ही जलेगा जैसे मान लो बर्फ पर किसी ने आग लगा ली हो, इसीलिए इसको कॉमनली फायर आइस भी कहा जाता है। और अभी तक ये नेचुरल गैस के सोर्स के रूप में बहुत प्रचलित था। 2013 में पहली बार किसी देश ने, जापान ने, इसमें से नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया था। ये एकदम लेटेस्ट 7 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो 2007-8 में इस पे काम होना शुरू हुआ था, और 2013 में पहली बार प्रैक्टिकली किसी ने डेमोस्ट्रेट किया था। अब वैसे देखो 1960s में रशिया ने भी कहा था कि हम भी इस प्रकार का कुछ प्लान कर रहे हैं, उनके वहां पर भी मीथेन हाइड्रेट उन्हें मिला था, लेकिन वो कमर्शियली उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, वहां से नेचुरल गैस उससे निकाल नहीं पाए थे, काफी मुश्किल होता है इससे नेचुरल गैस को निकालना। अब मीथेन हाइड्रेट का फायदा क्या है कि इसमें कोयले या नेचुरल गैस के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ही कम होता है, 30% लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंपेयर टू नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो अपने आप में कम पोल्यूशन करती है कंपेयर टू कोल, उससे भी कम पोल्यूशन करता है मीथेन हाइड्रेट या फायर आइस। तो इसीलिए इस पर बहुत सालों से एक्सप्लोरेशन चल रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या इसको निकालने को लेकर है, क्योंकि ये मिलता कहां है, ओशन फ्लोर पर। तो ओशन फ्लोर में इसकी एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो सारे म्यूसेल्स वगैरह बैठे हैं, ये पानी के अंदर की फोटो है, ठीक है, समुद्र तल की फोटो है। ये यहां पर मीथेन हाइड्रेट नजर आ रहा है, और ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं, उसके नीचे ये दबा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको निकालना काफी मुश्किल होता है। इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो समुद्र तल पर छितराए हुए मिलते हैं, और वैसे पूरी दुनिया में इसके डिपॉजिट मिले हैं, कई जगह एक्सप्लोरेशन हो चुका है, लेकिन अभी क्या है कि इसको सही तरीके से निकालने की टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है। जापान इसमें काफी अग्रणी है, साउथ कोरिया काफी काम कर रहा है, चाइना बहुत तेजी से काम कर रहा है, भारत भी काम कर रहा है, भारत में लेकिन अभी मेनली एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो ये जो 3 एशियाई देश हैं, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये इसमें मेजर रूप से आगे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। अब ये मीथेन हाइड्रेट बनते कैसे हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी रख लो। देखो, धरती के नीचे मीथेन गैस निकलती है 2 तरीकों से। एक तो होता है बैक्टीरियल एक्शन, यानी कि जो हजारों साल पहले फॉसिल्स वगैरह नीचे दब गए थे उनसे मीथेन गैस निकलती है, उनके डिकॉम्पोजिशन वगैरह से। तो ये मीथेन गैस निकलकर ट्रैप हो जाती है जब धरती के नीचे, तो ये हमें
जमीन के नीचे मिलेगी। तो जैसे साइबेरिया वाले इलाके में परमाफ्रॉस्ट के नीचे ये गैस दिखती है, और इसके कारण कई बार जंगलों में जब आग लगती है तब दिक्कत भी हो जाती है, जमीन ऑटोमेटिकली जलना शुरू हो जाती है। तो ये लास्ट ईयर जैसे साइबेरिया की फॉरेस्ट फायर्स में देखा गया था इस तरह का फिनोमिना। तो रशिया जो है वो अपने जमीन के नीचे ये हाइड्रेट्स को निकाल रहा है, मीथेन गैस को निकाल रहा है। और दूसरा जो जापान, साउथ कोरिया, चाइना कर रहे हैं वो जनरली समुद्र तल के नीचे से इसको निकाल रहे हैं। तो दूसरा तरीका होता है, ये मीथेन गैस कहां से आती है? ये आती है धरती के नेचुरल प्रोसेसेस से, यानी कि धरती का जो हमारा क्रस्ट है वहीं से ये गैस निकलकर बाहर आने की कोशिश करती है, और बाहर आकर ये समुद्र के तल पर ट्रैप हो जाती है। और ट्रैप हो जाती है ऐसी जगह पर जहां पर पानी बहुत ही ठंडा है, पानी गहरा है, मिनिमम 1000 मीटर्स की गहराई पर ये डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। तो वहां पर पानी का टेम्परेचर बहुत लो होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में वो गैस ऊपर सतह तक नहीं निकल पाती है और यहां समुद्र तल पर ट्रैप हो जाती है, और इस प्रकार के व्हाइट कलर के डिपॉजिट्स के रूप में वो हमें नजर आती है। तो इसी को अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल जहाज हम बनाते हैं और इन जहाजों से इसको बाहर निकाला जाता है। तो फायर आइस जो है इसको बाहर लाकर तोड़ा जाता है और इसको फिर गैसिफाई किया जाता है, मीथेन गैस में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उस गैस का इस्तेमाल हम एनर्जी के लिए कर सकते हैं। 1 क्यूबिक मीटर मीथेन हाइड्रेट से लगभग 160 क्यूबिक मीटर्स मीथेन गैस बनती है, और इस मीथेन गैस से आगे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं, ऐसा जापान की ये कंपनी कह रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि इन हाइड्रेट डिपॉजिट्स को बिना बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए सतह तक कैसे लाया जाए, क्योंकि ये 1000 मीटर्स बिलो द सी सरफेस मिलते हैं और अभी कमर्शियली वायबल नहीं है ये टेक्नोलॉजी। मतलब इसको निकाल सकते हो लेकिन इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा कि उससे अच्छा हाइड्रोजन को किसी और सोर्स से आप बना लो। लेकिन हाल ही में मोडेक नाम की एक जापानीज कंपनी ने यह दावा किया है, और इसको जापान की सरकार ने भी वेरीफाई किया है, कि 1 साल के अंदर अंदर हम ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर देंगे जिसके तहत मीथेन हाइड्रेट्स को हम कमर्शियली सही दरों पर, कम खर्चे पर बाहर निकाल सकें। वैसे ये कंपनी ऑलरेडी स्पेशलाइज करती है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, तो ये इस प्रकार के जहाज बनाते हैं जो बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा होगा आपको। तो ये कोई मालवाहक जहाज नहीं है, ये एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का जहाज है। तो इस जहाज के द्वारा क्या किया जाता है कि जगह जगह जहां पर गैस या ऑयल मिलना है वहां जाकर ये ड्रिल करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा, और फिर उस गैस को यहां पर स्टोर करके ये ले जाएगा समुद्र किनारे। तो इस प्रकार के स्पेशलाइज्ड जहाज बनाने में इस कंपनी को, ये कंपनी यही काम करती है और जापान की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटरी कंपनीज में से एक है। तो मोडेक जो फ्लोटिंग यूनिट्स बनाती है पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए, ये क्या कर रही है कि अब इन मीथेन हाइड्रेट्स के डिपॉजिट्स को नेचुरली ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए इन्होंने कुछ तरीके इजाद किए हैं जो हमारे लिए काम के नहीं है, क्योंकि हमें इसमें पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है मीथेन हाइड्रेट क्या होता है, इसको ऊपर लाकर कैसे इसका इस्तेमाल होता है, गैसिफाई किया जाता है। इसको गैस निकाली जाती है उस सॉलिड स्ट्रक्चर में से, और उससे आगे या तो मीथेन मिलेगा या फिर हमें हाइड्रोजन मिलेगा। ये 2 तरीकों से हमें एनर्जी उसमें से मिल सकती है। तो मोडेक का दावा है कि हमने एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है और इस साल के अंदर अंदर हम इसके ऑन शोर टेस्ट कर लेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल आइस बार्स को हम नीचे से निकालेंगे, बड़े बड़े आइस बार्स होंगे, और ये टेक्नोलॉजी हम इस साल ही डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो मोडेक कंपनी का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी को हम दूसरे देशों को बेचकर ही टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ येन कमा लेंगे। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जानबूझ के दिया गया है ताकि शेयर मार्केट में इनके शेयर्स के भाव बढ़ जाएं। तो जो शेयर मार्केट में डील करते हैं कृपा करके इनके शेयर खरीदने मत बैठ जाना, है ना। एक बार डेमोन्स्ट्रेशन पूरा हो जाने दो, आ जाएगी टेक्नोलॉजी तो आनी ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनके शेयर का प्राइस बढ़ जाए। और वैसे भी जापान के शेयर मार्केट में कहाँ जाके ट्रेड करोगे, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब काम बाद में कर लेना। अब बात करते हैं इस पूरे टेक्नोलॉजी के बेनिफिट की। तो देखो, जापान को इस टेक्नोलॉजी की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जापान के पास अपने खुद के नेचुरल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज नाम मात्र के हैं, बिल्कुल कम रिसोर्सेज है। जापान इज अ वेरी रिसोर्स पुअर कंट्री। जापान के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ना ही उनके पास बहुत ज्यादा खेती लायक जमीन है, ना ही उनके पास कोई बड़े बड़े ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन फील्ड्स हैं। तो उनको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। तो जैसे वो नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, भारत भी तो करता है ना, पेट्रोल ऑयल को, नेचुरल गैस को हम भी इंपोर्ट करते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है, आज के समय में दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, कभी सुएज कैनाल ब्लॉक हो जाए, कभी कुवैत सऊदी अरेबिया आपस में लड़ पड़े, तो ऐसे में गैस और या हाइड्रोकार्बन्स की जो सप्लाई है ये रुक सकती है। तो अनस्टेबल वर्ल्ड है, ऐसे में आप पूरे देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को रोक नहीं सकते। तो हर देश दुनिया में ये चाहता है कि हम अपने ही स्तर पर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लें, ताकि कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को रोक ना सके। तो अब ये क्या करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन गैस के ऊपर ये अपना दांव खेलना चाहते हैं। इनको लगता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो भविष्य का फ्यूल है और उसी से हम सारी एनर्जी निकालेंगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बनाने के लिए नेचुरल गैस खरीद रहे हैं जापान वाले दूसरे देशों से। लेकिन अब इसके कारण एक प्रॉब्लम आ रही है, जिसको लोग कह रहे हैं ग्रीन कैमोफ्लाज। जो साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ग्रीन कैमोफ्लाज की स्थिति आ रही है, जहां पर कई टेक्नोलॉजी ये कहकर बेची जा रही है कि ये ग्रीन है, जबकि वो एक्चुअली में ग्रीन नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो प्रोसेस है पूरा वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रीन कैमोफ्लाज पर एक अलग
लेक्चर बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। जापान सरकार का अंदाजा है कि 2050 तक उनके देश में हाइड्रोजन की जो खपत है वो 20 मिलियन टन हो जाएगी, लेकिन ये आंकड़ा तभी पहुंच पाएगा जब हाइड्रोजन की कीमतें कम आती है। तो अभी पर क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन बनाने की जो कॉस्ट है वो 100 येन है, उसको ये चाहते हैं कि 20 येन पर आ जाए तो फिर इस आंकड़े को वो टच कर सकते हैं। और इसके लिए जापान दांव खेल रहा है मीथेन हाइड्रेट की टेक्नोलॉजी पर। वरना क्या होगा कि अभी हाइड्रोजन ऑलरेडी आ रही है, वो कहां से आती है, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, उसमें से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो तरीका तो अभी भी चल रहा है, तो उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं ना। तो दूसरे पे शिफ्ट कब होंगे, जब वो सस्ता हो जाएगा प्रोसेस, और वो सस्ता तभी होगा जब बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जो इसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सके। तो जापान अपने हाइड्रोजन फ्यूल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इनफैक्ट जैसे हम गाड़ी में अपने पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, वैसे जापान का प्लान है कि हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन आ जाएं तो जगह जगह गाड़ियों में हाइड्रोजन भरी जा सके, और उसके लिए ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। उसका नेटवर्क अब एक्सपांड कर रहे हैं। अभी तो हम तो बैटरी रिचार्जिंग स्टेशन बनाने की सोच रहे हैं और जापान हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को बना रहा है। जापान में मॉडेक के अलावा मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग कंपनी है, वो भी इस प्रकार के प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। जितनी ज्यादा कंपनियां इस काम में आएंगी उतना ज्यादा इनोवेशन जल्दी होगा, उतनी ज्यादा कॉस्ट नीचे जाएंगी। तो ये अच्छी बात है, जापान सरकार इसको काफी प्रमोट भी कर रही है, क्योंकि उनको अपनी खुद की अर्निंग भी तो बढ़ानी है। जितनी ज्यादा जापानीज कंपनीज इस फील्ड में जाती हैं तो उतना उनको फायदा होगा। एक्चुअली कोविड-19 के दौरान एनर्जी डिमांड काफी घट गई थी दुनिया की, तो ऑयल एंड गैस और शिप बिल्डिंग ये बड़े बड़े हाई इन्वेस्टमेंट फील्ड्स हैं, इनके अंदर पैसा डालना बहुत मुश्किल हो गया था दुनिया भर की सरकारों के लिए। तो जापान भी इस सेक्टर में रिकवरी चाहता है, और यहां पर इनके मेन राइवल्स हैं चाइना और साउथ कोरिया। हाइड्रोजन में एक्सपांड करने के पीछे एक और कारण है कि COP26 जो इस साल के अंत में होने वाली है, ऐसा उम्मीद है कि वहां पर कार्बन से अब दूसरे एनर्जी सोर्सेज पर बढ़ावा दिया जाएगा, दूसरे एनर्जी सोर्सेज की तरफ दुनिया बढ़ेगी, ये पुश रहेगा। और ऐसे में नए ऑयल प्रोजेक्ट्स, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, गैस तो नहीं, ऑयल प्रोजेक्ट्स के ऊपर रोक लग सकती है, या फिर कई देश इसमें अब इंटरेस्टेड ही नहीं है। जैसे कि डेनमार्क ने कहा कि अब हम कोई और नया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे। बाय द वे, COP26 किस शहर में होने वाला है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो इस प्रकार से दुनिया भर के देश ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ देख रहे हैं और उसमें हाइड्रोजन पर काफी फोकस है। भारत में क्या स्थिति है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। तो भारत में भी हाइड्रोजन पर फोकस है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अभी भी ग्रे हाइड्रोजन बना रहे हैं। हम अभी भी ऑयल रिफाइनरी से ही जो मीथेन गैस है उससे ही हाइड्रोजन ले रहे हैं, और वो पूरा प्रोसेस अभी ऑयल रिफाइनरीज में हो रहा है। यहां पर हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं। तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन में ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस रहेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी बड़े स्तर पर इसको लेकर कुछ भी नहीं हुआ है। हाल ही में टेरी ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसने ये कहा था कि अभी जितना भी हाइड्रोजन है वो मोस्टली फॉसिल फ्यूल से आ रहा है भारत में, लेकिन 2050 तक अगर भारत चाहे तो 80% हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी से आ सकती है। 2030 आते आते रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाली हाइड्रोजन की कीमत 50% तक गिर जाएगी, और जब ये स्थिति आ गई कि कॉस्ट कम आ गई हाइड्रोजन बनाने की, तो उस समय हम फॉसिल फ्यूल से छोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा देंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है, पहले हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होने चाहिए। तो उसके लिए भारत सरकार का क्या टारगेट है कि 450 गीगावाट्स की कैपेसिटी करनी है रिन्यूएबल एनर्जी की बाय 2030। अब रीसेंट एक डेवलपमेंट ये था, 3 हफ्ते पहले की न्यूज थी कि फ्यूजन फ्यूल ग्रीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था BGR एनर्जी सिस्टम्स के साथ, जिसके तहत तमिलनाडु में एक नया डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी लगाया जा रहा है। कडलोर नाम की जगह है तमिलनाडु में, वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी जाएगी। तो सोलर एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग प्लांट यहां पर लगाया जाएगा। तो ये एक छोटी शुरुआत है, और धीरे धीरे जब ये सक्सेसफुल होगा तो बड़े प्लांट्स भी आएंगे। जब बड़े प्लांट्स आएंगे तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन एज अ फ्यूल में भी कोयले को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे। हो सकता है कि आने वाले 20 सालों में हम ये देखें कि दुनिया में, भारत में जो स्टील प्लांट्स हैं वो कोयले की बजाय हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हाइड्रोजन को फीड स्टॉक की तरह यूज किया जाए दूसरी हैवी इंडस्ट्रीज में। फीड स्टॉक का मतलब है कि जैसे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एनर्जी सोर्स के रूप में, उसको हटाकर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने लगे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको मैं बता देता हूं कि पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी है, विच इज फ्री फॉर एवरीवन। उसको ज्वाइन करने के लिए केवल आपको एक अनलॉक कोड यूज करना होगा, तो महिपाल अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इंपल्स और राइस टेस्ट सीरीज भी लगातार चलती हैं। लेकिन पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज जो है वो एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, तो इसमें अगर आपको ऐसे टेस्ट देने सेक्शन वाइज की हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, तो उनको आप हर दिन दे सकते हैं। 12:30 बजे टेस्ट लाइव हो जाता है। 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, आप चाहें तो 15 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। और जो टॉप 10 रैंक्स लेकर आएंगे उनके लिए हम एक्साइटिंग प्राइजेस रखते हैं, डेली टॉप 10 रैंकर्स के लिए। और ये जो प्राइज विनर्स हैं ये हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हम इनको अनाउंस कर देते हैं, तो आप देखिए कि आप प्राइज जीते हैं या नहीं। और अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है संडे को, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। देश भर के जो बेस्ट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप कंपीट करके
अच्छी खासी स्कॉलरशिप जीतने का आपके पास यहाँ पर चांस है, और ये हिंदी में भी उपलब्ध है। इस लेक्चर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं pathfinder_UPSC या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से। इस चैनल पर आ रहे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तैयारी में मदद कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।